30 जनवरी 1925 एक अमेरिकन केवर फ्लॉयड कॉलिंस नाम का ये शख्स यूएसए के कैंटकी स्टेट में सैंड केव नाम की एक केव है जो आज की डेट में तो एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है फ्लॉयड कॉलिंस की वजह से। तो ये इसे एक्सप्लोर करने के लिए हाथ में एक लालटेन पकड़े उस केव के अंदर जाता है। इसका सरफेस नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था, ये फिर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता रहता है। कुछ टाइम बाद ये टर्न राउंड रूम के पास पहुंचता है। टर्न राउंड रूम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस केवर भी इस सेक्शन से आगे नहीं जा पाते थे, पतली जगह होने की वजह से, और यहीं से वापस मूव कर जाते थे क्योंकि आगे जाना अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने जैसा था। आगे एक 9 इंच होल का पैसेज था जिसे द स्क्वीज कहा जाता है। कॉलिंस इस पैसेज को क्रॉस करता हुआ 10 फीट नीचे एक रस्सी की मदद से सैंड केव की एंडिंग के पास पहुंचता है जहां वो पिछले कई दिनों से काम कर रहा था। असल में इसे आगे क्रिस्टल चेंबर था जहां तक पहले कोई भी नहीं गया था। फ्लॉयड कॉलिंस पिछले 3 हफ्तों से इसे खोलने के लिए यहाँ से पत्थर बाहर निकाल रहा था। रोजाना की तरह आज भी ये अपना काम पूरा करके अपनी लालटेन लेकर केव से वापस जा रहा था। केव इतनी टाइट थी कि कॉलिंस हाथों का इस्तेमाल किए बिना मूव कर रहा था, सिर्फ पैरों को यूज करते हुए। थोड़ा आगे जाने के बाद कॉलिंस की लालटेन डिम हो जाती है। ये इसे चेक करने ही लगता है कि तभी वो लालटेन इसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। पर ये कॉलिंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये काफी एक्सपीरियंस केवर था, तो वो बिना लालटेन के ही अंधेरे में ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। तभी उसका पांव ऊपर लगे एक लूज पत्थर के साथ जोर से हिट करता है, जिससे वो लूज पत्थर जिसका वेट लगभग 15 किलो के आसपास होगा वो सीधा उसके एंकल पे आ गिरता है। कॉलिंस अभी तक भी रिलैक्स था। वो पत्थर को हटाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसे हिलाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पत्थर हिलाता ऊपर से और छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू हो गए और ये पूरी तरह से फंस चुका था। वो अपनी पूरी फोर्स से टांग बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फ्लॉयड कॉलिंस को अब ठंडे पसीने आने लगे और मदद के लिए चिल्लाने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये अंडरग्राउंड 60 फीट नीचे था और यहाँ से इसकी सर्वाइवल स्टोरी शुरू होती है। Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. विलियम फ्लॉयड कॉलिंस 20 जुलाई 1887 में यूएसए के कैंटकी स्टेट में पैदा हुआ। इसने केव्स को एक्सप्लोर करना सिर्फ 6 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। यह है मैमोथ केव जो दुनिया की लार्जेस्ट केव सिस्टम है। इसी के पास एक केव सिटी है जहां लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी में दर्जनों की तादाद में केव्स हैं और उन दिनों केव टूरिज्म यहाँ मेन इनकम सोर्स बन जाता है। लोग दूर दूर से इन केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए आते। अब जाहिर सी बात है जिसकी केव ज्यादा पॉपुलर या उसमें कुछ यूनिकनेस होगी वहां टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसलिए सितंबर 1917 में कॉलिंस ने सैंड केव को डिस्कवर किया जो सभी केव से डिफरेंट होने वाली थी क्योंकि इसमें क्रिस्टल चेंबर था जो लोगों को काफी पसंद आने वाला था। तो लैंड ओनर और कॉलिंस के दरमियान एक डील होती है कि टूरिज्म से जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में डिवाइड किया जाएगा। अब क्रिस्टल चेंबर की वजह से केव तो अच्छी थी लेकिन वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए कॉलिंस इस रास्ते को बड़ा करने के लिए पिछले कई हफ्तों से काम कर रहा था और 30 जनवरी 1925 को डेली रूटीन के मुताबिक काम करके जब वो वापस आ रहा था लेकिन बदकिस्मती से उसके पांव पर पत्थर गिरता है और वो बुरी तरह से फंस जाता है। वो घंटों तक हेल्प के लिए जोर जोर से आवाजें निकालता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसे 27 आवर्स हो जाते हैं। लैंड ओनर को फ्लॉयड पिछले 1 दिन से नजर नहीं आता। वो उसे देखने के लिए केव के पास जाता है जहां वो देखता है कि उसके कपड़े केव के बाहर ही थे। वो केव के थोड़ा अंदर जाता है और कॉलिंस को आवाजें लगाना शुरू करता है। कॉलिंस इसकी आवाज सुन के जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। लैंड ओनर समझ जाता है कि कॉलिंस किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो फौरन कॉलिंस के भाई होमर को लेकर आता है। होमर बिना कुछ सोचे केव के अंदर बड़ी मुश्किल से स्क्वीज एरिया को क्रॉस करता हुआ फ्लॉयड कॉलिंस के पास पहुंचा। सबसे पहले वो उसे कुछ खाने पीने के लिए देता है, जिसके बाद होमर उसे निकालने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन कॉलिंस किसी तरह भी बाहर नहीं आता। अब तक केव के बाहर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था वैसे वो बाहर जमा होते जा रहे थे। अगले 8 घंटों तक होमर कोशिश करता है, कभी वो पत्थरों को तोड़ता, कभी डिफरेंट आइडियाज लगाकर कॉलिंस को खींचता, पर वो पूरी तरह से नाकाम रहा। वहीं अब तक केव के बाहर 100 से 150 लोग जमा हो चुके थे और अपने अपने बकवास आइडियाज बता रहे थे कि अगर मैं अंदर गया तो मैं मिनटों में कॉलिंस को बाहर ले आऊंगा, अगर मैं गया तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये खबर आग की तरह आसपास के शहरों में भी फैल गई कि पिछले 3 दिनों से फ्लॉयड कॉलिंस नाम का एक शख्स केव के अंदर फंसा हुआ है और बहुत से रिपोर्टर इस चीज को कवर करने लगे और अंदर जाके कॉलिंस से इंटरव्यू करना चाहते थे लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी।
फाइनली एक रिपोर्टर हिम्मत दिखाता है। वो लालटेन लेकर बड़ी मुश्किल से किसी तरह फ्लॉयड तक जाता है, उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिंस इस हालत में ही नहीं था कि वो इसे इंटरव्यू दे। वो बाहर आके फ्लॉयड कॉलिंस के इस एक्सीडेंट को फुल डिटेल में न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाता है, जिसके अगले ही दिन तकरीबन पूरे यूएस को पता चल चुका था कि फ्लॉयड कॉलिंस केव के अंदर फंसा हुआ है। 2 फरवरी 1925 को होमर और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि फ्लॉयड कॉलिंस को एक रस्सी की मदद से टाइटली बांधकर उसे खींचने की कोशिश की जाए। इसी तरीके से फ्लॉयड को निकाला जा सकता है। इन्होंने एग्जैक्टली यही किया, लेकिन वो पूरी तरह से फेल रहे क्योंकि कॉलिंस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं फंसा हुआ था। ये केव पहले नीचे आ रही थी, अब बाद में स्ट्रेट थी। जब इन्होंने कॉलिंस को खींचा तो इसकी बॉडी केव के फ्लोर से कांटेक्ट में आ रही थी। इससे कॉलिंस बाहर तो दूर की बात, लेकिन वो जख्मी जरूर हुआ। वहीं सैंड केव के बाहर लोगों की तादाद 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी थी। आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट थे वो पूरी तरह से फुल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने अपने घरों में बाहर मौजूद लोगों से $10 लेकर रूम्स रेंट पर देना शुरू कर दिए। 4000 से भी ज्यादा व्हीकल्स केव के बाहर मौजूद थी। फ्लॉयड कॉलिंस की खबर तेजी से फैल रही थी और गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने की वजह से फाइनली कॉलिंस को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है। वो पूरी सैंड केव के मैप को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कॉलिंस को बाहर निकालने का एक आखिरी ऑप्शन बस यही है कि ऊपर से एक होल बनाया जाए जो कॉलिंस के पास जाके खुले और वहां से उसे बाहर निकाला जाए। इसी दौरान रेस्क्यूअर्स ने कॉलिंस के कॉलर के साथ एक लाइट बल्ब भी लगाया जिससे उसे रोशनी भी मिले और साथ ही उसकी बॉडी भी गर्म रहे। अब क्योंकि केव के बाहर बेशुमार लोग जमा थे, कोई बोनफायर कर रहा था, कई हजार गाड़ियां पार्क थी, तो लोगों के वेट और हीट की वजह से 4 फरवरी को सैंड केव कोलैप्स कर जाती है और जहां से कॉलिंस को खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की जा रही थी वो रास्ता भी बंद हो जाता है। फौरन से डिगिंग का काम शुरू किया जाता है। टोटल 72 लोग इस मिशन में इन्वॉल्व थे। कुछ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्हें 30 घंटे लगने वाले थे, तकरीबन 60 फीट डिग करने में। अब हेनरी जियोज की टीम जो इस रेस्क्यू मिशन को लीड कर रहा था वो हैवी मशीन्स का यूज नहीं कर सकते थे, तो ये मैनुअली 2 फीट पर आवर के हिसाब से खोद रहे थे। शुरू में तो ये स्पीड ऐसी चलती रही, वर्कर्स शिफ्ट में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शाफ्ट तंग होती जा रही थी वर्कर्स की स्पीड भी स्लो होती जा रही थी और ये 4 इंचेस पर आवर पर आ चुके थे। कॉलिंस को केव में फंसे अब 8 दिन हो चुके थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि क्या अब तक भी वो जिंदा था या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। जब कॉलिंस के कॉलर पर बल्ब लगाया गया तो उसे सिंपल कॉपर वायर से पावर दी जा रही थी और उस वायर के साथ एक एम्पलीफायर कनेक्ट किया गया। जब कॉलिंस सांस ले रहा था एम्पलीफायर में मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, जिससे पता चला कि फ्लॉयड कॉलिंस अभी भी जिंदा था। 11 फरवरी 1925 को वो लाइट बल्ब अचानक से बंद हो जाता है। अब तक रेस्क्यू टीम भी डिगिंग करते हुए कॉलिंस के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। 16 फरवरी को रेस्क्यू टीम फ्लॉयड कॉलिंस तक पहुंचती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉलिंस अब तक मर चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 3 दिन पहले ही मरा था। अगर हेनरी जियोज की टीम ये होल 3 दिन पहले खोदती तो शायद फ्लॉयड कॉलिंस की जान बचाई जा सकती थी।